गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। एसएसटी सामाजिक अध्ययन का आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ये चौथा प्रैक्टिस सेशन है। फोर्थ ए इसीलिए मैंने कर दिया हूँ क्योंकि आज आपके लिए 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें। आप एक बार क्वेश्चनों को देखिए, कितनी प्यारी क्वेश्चन आया हूँ मैं आपके लिए। तो यस, ये देखिए, काफ़ी एकदम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल आपकी हूबहू एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये। ओके, समझ में आ गया। चलें तो फिर आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जाए। आई होप यू इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ऐसे ही इंजॉय करते रहिए एसएसटी के और अपनी तैयारी को जानदार बनाइए। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था। भाई उस चबूतरे का जो फेस था वो कहाँ पे था? क्या वह पूर्व में था, पश्चिम में था, दक्षिण में था या उत्तर में था? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। मैं आपके साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ आपको। चलिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कहाँ पे था? दक्षिण दिशा में। ओके, ये मुगल साम्राज्य वास्तुशैली कला के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। ये आपके सामने एक मकबरा है। तो कहाँ है इसका फेस, कहाँ पे आ रहा है? ये दक्षिण दिशा में आ रहा है ना। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। महात्मा बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थलों पर स्तूप, विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान का महात्मा बुद्ध के जीवन में कोई संबंध नहीं था, परंतु वहां पर एक स्तूप निर्मित है? चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध जी ने सभी स्थानों पे स्तूप बनवाए थे, विहार बनवाए थे और चैतन्य तथा अन्य स्मारक बनवाए थे, परंतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंधित नहीं था, परंतु वहां पे एक स्तूप है? क्या है भैया? स्तूप है। ये आपका स्तूप है। तो ये कहाँ पे है? कुशीनगर में है, सारनाथ में है, बोध गया में है, सांची में है। तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बताइए। तो मित्रों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? सांची में है, ये स्तूप सांची में बना हुआ है। पर सांची का जो संबंध है महात्मा बुद्ध जी से, ना इनकी किसी कहानी में मिलता है, ना इनके वास्तविक जीवन में मिलता है, पर इन्होंने ये स्पूत बनवाया था कहाँ पे? सांची में। सांची कहाँ पड़ता है आपका? सांची पड़ता है आपका एमपी, मध्य प्रदेश में। ओके, आ गया मजा? चलें आगे। चलिए, अशोक के ज्यादातर अभिलेख और देवनागरी लिपि में है। ठीक है भाई, ये किससे पूछ रहा है आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपसे आपसे पूछ रहा है कि अशोक, सम्राट अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख किस में लिखे हैं? देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं, है ना। अशोक के ज्यादातर अभिलेख और देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। तो भाई ये क्या है? ये क्या आर्मेयिक भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, यूनानी भाषा थी या पाली भाषा थी? तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? बताइए बताइए, क्या होगा राइट आंसर? ये आपके सामने लिखी है ना लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज है बताइए? आप लोगों ने देखा होगा इसे। अरे भाई क्या है दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? बताइए बताइए, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, तैयारी की है ना, तो बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सी भाषा भी है? ये प्राकृतिक भाषा है। ठीक है ना, प्राकृतिक भाषा। तो ये किस में है भाई? अशोक ने ज्यादातर अभिलेख और देवनागरी भाई प्राकृत भाषा में लिखी है ना। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 94। किसने अनेकता में एकता का विचार दिया था? चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। भाई अनेकता में एकता का विचार किसका था? क्या महात्मा गांधी का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, रविन्द्रनाथ टैगोर का था या सरदार वल्लभ भाई पटेल का था? तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आपके सामने है। ये कौन दिखाई दे रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई इन्होंने अनेकता में एकता का विचार दिया था। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। वाह, क्या प्यारा प्रसंग दे रखा है इसमें। भाई पूरी तरीके से वो हथियारों से पीड़ित पीड़ित है, उसके बावजूद भी यह काफी सुंदर व्याख्यान दिया गया है।
यह वर्णन किस राजा के संबंध में है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या वह चंद्रगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम? तो बताइए दोस्तों, समझ में आया क्या कह रहा है? ये काफी गहराई से पूछा है क्वेश्चन, हल्के में मत लेना सीटेट को अब। अरे जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों से, कुल्हाड़ियों से, तीरों से, भालों से, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। वाह! वह ऐसा वीर महान शासक कौन था? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए मित्रों, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। वो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त, है ना? भाई इन्हीं को तो स्वर्ण सिक्कों पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था ना। यस, आपके पहले वाले पेपरों में ये मिला है क्वेश्चन, है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। 505 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक में किस ज्योतिष शास्त्री ने खगोल की 5 कृतियों पितामह, रोमक, पॉलिस, वरिष्ठ और सूर्य का विवरण दिया है? चलिए भाई बताइए कौन है वो? क्या आर्यभट्ट हैं, बाणभट्ट हैं, या बारामिहिर हैं, या बाघभट्ट है? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? ये आपके सामने है। यदि आपने चित्र देख के आंसर बता दिया तो भी बहुत अच्छा है, पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी गहराई से पूछा है। क्या पूछा है फिर से पढ़ लीजिए एक बार। अरे 505 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक में किस ज्योतिष शास्त्री ने खगोल की 5 कृतियों के बारे में बताया है? अब वो पांचों कृतियां कौन कौन सी हैं? अब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कौन सा है भाई? पितामह, रोमक, पॉलिस, वरिष्ठ और सूर्य का विवरण दिया गया है। तो ये क्या है इसका सही आंसर? बताइए मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, बताइए बताइए क्या होगा सही आंसर? तो मित्रों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाणभट्ट। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। क्वेश्चन नंबर 97। मंगोल एक आक्रांता जाति थी, उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। वह शासक कौन था जिसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था? तो बताइए कौन था भाई वो, जिसके शासनकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था? क्या वह अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था? तो बताइए दोस्तों, वह ऐसा कौन सा शासक था जिसके कार्यकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था? तो बताइए मित्रों, आपने पढ़ा तो होगा ये। चलिए मैं बताऊं फिर आपको आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 4, वो था फिरोज शाह तुगलक। यस, इसके शासनकाल में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये काफी प्रभावशाली और कुटिल शासक था। इसकी कूटनीति के कारण मंगोलों ने आक्रमण नहीं किया था। यस, ओके। मजा आया? यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने सर के लिए गुरु दक्षिणा समझ के, ठीक है ना, अपनी ईमानदारी से। काफी मेहनत से क्वेश्चन लाया हूँ, ये प्रैक्टिस सेशन है, किसी का टिप टाप के नहीं लाया हूँ मैं। ये खुद पुराने ज्ञान को लेके नए ज्ञान में शामिल करते हुए बनाए गए हैं कि भाई सीटेट कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया? चले आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 98। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनवाया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अरे क्या पूछ रहा है भाई, दोबारा समझ लो। मेवाड़ के वह कौन से शासक थे? कौन थे भाई? महाराणा कुंभा थे। किसे पराजित करने के उपरांत मतलब उन्होंने किसे हराया था, उसके बाद हराने के बाद अपनी विजय का परचम लहराने के लिए एक विजय स्तंभ बनाया था। तो क्या थे भाई वो? किसको हराया था? क्या महमूद खिलजी को हराया था, अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, मुबारक खिलजी को हराया था, या जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? बताइए मित्रों। महाराणा कुंभा एक वीर शासक मेवाड़ के, जिनके विजय के परचम जगह जगहों पे दक्षिण भारत तक मशहूर थे। वो काफी एकदम कुटिल, चालाक और सही रणनीति के राजा थे, शासक थे। ठीक है, तो बताइए किसे हराया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा, बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर 1, महमूद खिलजी। यस, ऑप्शन नंबर 1 महमूद खिलजी को हराने के बाद इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। ये देखिए, ये है आपके मेवाड़ के शासक राणा कुंभा, और उन्होंने ये स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलें आगे। अभिकथन ए,
बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है। भाई ठीक लग रही है बात, क्योंकि वह सूर्य के सबसे समीप है। बिल्कुल 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 भाई, जो बुद्धू होगा वही तो सूर्य के पास जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर आर, तर्क आर। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। चलिए भाई, नीचे कूट दे रखे हैं, अब कूटों को आप पढ़ लीजिए अच्छे से और मुझे राइट आंसर बताइए। क्या मैं बताऊं आपको कूट क्या है? भाई ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है कि ये बात ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सत्य है, आर असत्य है, और दोनों ही गलत हैं। तो बताइए मित्रों, क्या बात सही है इसमें? अरे भाई, बुद्धू जो होगा वही तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा भाई। और ये चक्कर पूरे कितने दिनों में करता है? भाई 88 दिन में पूरा कर लेता है। बहुत बढ़िया। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं या कक्ष कहते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो मित्रों, दोनों ही आंसर तो सही लग रहे हैं ना इसके। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर भैया ए की सही व्याख्या कर रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आया मजा? चलिए फिर आगे चलें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। वैष्णव संत गोसाई जगत रूप द्वारा मुगल बादशाह का आमंत्रण अस्वीकार किया गया। बहुत अच्छे थे भाई, बहुत बढ़िया, सही किया इन्होंने। फलस्वरूप बादशाह स्वयं उनसे मिलने आए थे। भाई वह बादशाह कौन था? अरे कौन थे भाई? वैष्णव संत गोसाई जगत रूप। अरे वैष्णव संत गोसाई जगत रूप, ये एक बहुत ही महान संत थे। ठीक है ना? चलिए, अब भाई इन्हें बुलवाया था, किसने बुलाया था? अब राइट आंसर आप बताना। पर ये गए नहीं। फिर वो जो बादशाह था मुगल शासन काल का, वो उनसे खुद मिलने के लिए गया था। किससे? वैष्णव संत गोसाई जी के पास में। अब बताइए कौन था वो शासक? बताइए मित्रों, क्या वह जहांगीर था, अकबर था, औरंगजेब था, या शाहजहां था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपके सामने फोटो दिखाई दे रही है ना, ये है जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, चलें आगे। गुड। दी गई सूची विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचानिए। चलिए भाई, पृथ्वी के ताप कटिबंधों को पहचानना है आपको। अत्यधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं होता है, कि ये बात ठीक है। उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र, और दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र। सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देता है। तो बताइए कौन सा है वो, क्या क्षेत्र है? क्या उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, कटिबंध, या गर्म कटिबंध? तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर? यदि आपने ज्योग्राफी की क्लास में या ज्योग्राफी की बुक में ये पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की 7th या 8th की क्लास में, तो आपने डीपली पढ़ा होगा, तो आप इसका राइट आंसर निकाल लोगे, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? राइट आंसर है इसका, राइट आंसर होगा शीत कटिबंध। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 102। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 प्रकार से घुमा घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, कौन कर लेता था, किस रास्ते पे पड़ता था। अब इसने पूछ लिया है कि भाई यात्रा किस माध्यम से होती थी। क्या भाई पैदल होती थी, घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, या बैलगाड़ी? बताइए भाई। उस समय पे स्कॉर्पियो, सफारी, टाटा तो थी नहीं जो अपनी अपनी गाड़ियां वहां पे पहुंचा देते। भाई कैसे करते थे ये? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीस। भाई पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भाई वो पैदल भी चलते थे, घुड़सवारी में भी चलते थे, ऊंटों की सवारी करते थे, वह बैलगाड़ी से भी चलते थे। ठीक है। अब बात कब की है? हजारों साल पहले की थी, जब रेशम मार्ग पे भाई कैसे यात्रा करते थे। आज की आधुनिक समय में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज है। भाई ओल्ड, हजारों साल पहले ये व्यवस्थाएं थी क्या? नहीं थी ना। तो बेचारे ये इन्हीं साधनों से अपना काम चलाते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। निम्नलिखित कथनों पर 1, 2, 3 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, ओके भाई, करते हैं भाई।
ऑप्शन नंबर 1, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बिल्कुल बात सही है भाई ये। ऑप्शन नंबर 2, एक आदर्श वसा स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता। भाई ये बात तो गलत लग रही है, योगदान तो होता है, तो मैं पहले ही काट देता हूं। जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया था। बिल्कुल भाई ये बात भी सही है। तो मित्रों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी इसका राइट आंसर निकाल लोगे। तो क्या होगा सही आंसर, बताइए बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई पहला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पहला भी ठीक है दोस्तों इसका, और तीसरा भी ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया है और विश्वास उत्पन्न किया है कि सती होने की अनुमति नहीं है। क्योंकि भाई क्यों सती होने की अनुमति नहीं है, बताओ भाई। ये तो काम इन्होंने अच्छा किया, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यस, ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे या विरोधी थे। यस, ऑप्शन नंबर 2, प्राचीन ग्रंथ इनका समर्थन नहीं करते थे। प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते थे उसको फेंक देना चाहिए। या महिलाएं जो सती हुई हों और वो मृत्यु की कामना करती हैं। तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 105 क्रमबद्ध कीजिए। अब भाई आपको क्रमबद्ध करना है। CR फार्मूला, गांधी जिन्ना समझौता, कैबिनेट मिशन, वेबेल प्लान। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, पहला कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था, बताइए दोस्तों। तो मित्रों उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पहला हुआ था आपका CR फार्मूला, उसके बाद में आपका हुआ था गांधी जिन्ना समझौता, उसके बाद आया था वेबेल प्लान, और लास्ट में था आपका कैबिनेट मिशन। तो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप यू आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 106, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है भाई, पहले हमें आपका दे रखा है कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को था क्या ये। उसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस 31 दिसंबर 1929, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, ये तो वही ठीक लग रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 106 का। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यस, भी कांग्रेस का संपूर्ण अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज कब था भाई, पूर्ण स्वराज था आपका 26 जनवरी 1930 को। और दांडी मार्च कब था भाई आपका, दांडी मार्च तो था वही 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यस 7 सितंबर 1931। तो ये आपका कोड बनता है ऑप्शन नंबर 2 इस राइट आंसर। आगे चलते हैं अब, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। भाई गन्ने की निजी व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने उत्पादन करते थे, क्या ये बात ठीक है। निजी खेतों की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो नीचे इसका दोस्तों कोड दे रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है। बहुत बढ़िया जी। महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहिया वाहन और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाओं हों और वे सभी कुछ समुदायों से हों। ओके, ये बात भी ठीक लग रही है। कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 4, त्योहारों को मनाने के लिए एक
पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों के में रहते हैं। नीचे इसके विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। पहले क्वेश्चन क्या है इसको समझिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा चलन, वह कौन सी प्रथा है जो विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत कर रही है। किसके लिए? विविधता की स्वीकार्यता की तरफ। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 का ठीक ठाक क्वेश्चन दे दिया है ये। तो राइट आंसर होगा इसका, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। भाई पहला ठीक है इसका और चौथा ठीक है। यस, अब पहला क्यों ठीक है? महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहिया वाहन और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई ये विविधता की स्वीकार्यता की ओर संकेत कर रहा है। ओके। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। भाई ये बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल बात सही है ना। यस, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित या निम्नांकित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। भाई किसके बारे में पूछ रहा है ये? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है ये? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए, वित्त विधेयक के विषय में संशोधन करने के लिए, एक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए, यह इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भाई आर्टिकल 312 राज्यसभा में एक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। अरे भारत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब हैं, इनको क्या मनोनीत किया है, चयनित किया है, निर्वाचित किया गया है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। अरे भाई चयनित किया गया है ना इनको। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, आ गया समझ में, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 111, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। यस, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा बताइए, पता होगा ना आपको, महाभियोग लगा करके, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके तो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। यस, अब आर्टिकल कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, जमशेदपुर वस्त्र उद्योग के लिए है, अहमदाबाद लोहा इस्पात के लिए है, बेंगलुरु कालीन उद्योग के लिए है, वदोई या भदोई सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग। तो दोस्तों इसको आप लगा सकते हो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। भाई सबसे पहले तो आप ऑप्शन सी को पकड़ लो। भाई बेंगलोर ये किस लिए प्रसिद्ध है? सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग। यस, तो सी का क्या बन रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर 2। अब भाई क्या, भाई जमशेदपुर, जमशेदपुर का किससे संबंध है? भाई लोह इस्पात से। यस, अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद का आपका आएगा भाई वस्त्र उद्योग से। और बेंगलोर का संबंध किससे है? बेंगलोर का संबंध आपका है इंफॉर्मेशन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। यस, और भदोई क्या है? भदोई आपके लिए कालीन के लिए, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? यस, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी या विवाह करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं। विभिन्न समुदायों और जरूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़ों एक शॉपिंग इलाका में उपलब्ध होती है या शॉपिंग करने वाले क्षेत्र में उपलब्ध होती है। अब नीचे इसके विकल्प दे रखे हैं, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहले तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर, डाइवर्सिटीज की ओर, विविधता की ओर इशारा कर रहा है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4।
एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? विभिन्न समुदायों की जरूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक ही दुकान पे एक ही इलाके में उपलब्ध होते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। यदि दिसपुर, दिसपुर कहाँ भाई? आपके असम में पड़ता है। 92 डिग्री 50 देशांतर पर पूर्व दिशा में स्थित है, तो दिसपुर का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक संख्या समय सुबह के 8 बजे हुए तो क्या होगा भाई? 92 डिग्री 50 देशांतर के अनुसार कितना टाइम होगा दोस्तों बताइए? 114 का भाई 7 बजेंगे ना सुबह के। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलें आगे। मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली व फूल रही थी, फल फूल रही थी। ठीक है भाई, ये कह सकते हैं हम। सूची 1 और सूची 2 को वस्तुओं का समुचित या मिलान करिए। ठीक है भाई। व्याकरण तथा काव्य शास्त्र ये कहाँ है? रसमंजरी, कहानी सुनना, लीला, तिलकम, विशिष्ट शैली, कथक, लघु चित्र, घराने। तो बताइए क्या होगा इसका दोस्तों सही कूट? तो मित्रों उसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर 2। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये। भाई ये पूछ रहा है कि वह कौन सी नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास, सही क्रम की ओर बहती हैं? तो क्या पेनार, गोदावरी, पेरियार या कावेरी है? गोदावरी, पेन्नार, कावेरी या पेरियार है? कावेरी, गोदावरी, पेरियार या पेन्नार है? गोदावरी, कावेरी, पेन्नार या पेरियार है? तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाई, गोदावरी, पेन्नार व कावेरी और पेरियार। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आ गया मजा? चलें आगे। भारत में 2006 में लागू किए हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकारों को स्वीकार किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अरे भाई, 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकारों को स्वीकार किया है? भाई, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, दहेज मृत्युदंड अधिनियम। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। अरे भाई, ये तो नाम से ही पहचाना जा रहा है। हिंसा मुक्त घर के अधिकारों को स्वीकार किया भाई किससे? भाई घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। यस, 2006, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? चलें आगे। चलिए भाई। कोंडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का स्थित है? चलिए भाई, कोंडाई कला किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए भाई। नीलगिरी पे है, पालनी पे है, अरावली पे है, विंध्याचल पर है? तो बताइए मित्रों क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, कोंडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पे है, पालनी पे है, अरावली पे है, विंध्याचल पे है? तो बताइए मित्रों क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पालनी। यस, कोंडाई कनाल पर्वत श्रृंखला पालनी श्रृंखला के अंतर्गत आती है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बरखान भू आकृति का निर्माण होता है, कैसे होता है भाई? वायु अपर्दन के द्वारा होता है, हिम निक्षेप के द्वारा होता है, तटीय अपर्दन के द्वारा होता है, वायु निक्षेप द्वारा होता है? तो बताइए कि मित्रों क्या होगा सही आंसर इसका? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। किस लिए होता है बरखान भू आकृति का निर्माण? होता है वायु निक्षेप द्वारा होता है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों आपको। अरे भाई, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कह सकते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा या गरम मुद्रा? तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 120। अरे दोस्तों उसका सही आंसर होगा विधिग्राह्य मुद्रा। इसके नाम से ही परिचित हो रहा है ना ये भाई, कानूनी तौर पर ना। किसके तौर पे? कानूनी तौर पर। विधिग्राह्य मुद्रा, उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हो। ओके, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आज इतने ही क्वेश्चन थे अपने। ये आज मैंने 30 क्वेश्चन बनाए थे। कल आपका
यही सेट का कल 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो रहा था। मैं सोचा कि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएँ। आई होप यू आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने सर के लिए। एक गुरुदक्षिणा के तौर पे अपना निर्वहन ज़रूर करें। तो ओके, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है? ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाएँ। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।